अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हुमायूं मलिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ। ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे फर्मी सफ़ियर पर। अपने से पिछले लेक्चर के अंदर मैंने फर्मी सफ़ियर को डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास फर्मी सफ़ियर क्या होता है तो आप काइंडली जाकर पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको आज का लेक्चर सुनने में ज़्यादा आसानी हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ में क्या होता है। There are some properties of metals which remain same using classical or Fermi model. Electrical conductivity is one of them. Now we will see that how results modify if the Fermi sphere is taken into account. ये आपके सामने फर्मी सफ़ियर जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा था, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो फर्मी सफ़ियर है, ये जो हमारे सामने के एक्स और के वाई स्पेस है, इसको हम कहते हैं के स्पेस। और ये हमारे पास जो सफ़ियर है इसको हम फर्मी सफ़ियर कहते हैं। इसकी सरफेस को हम फर्मी सरफेस कहते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर हमारे पास जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसकी सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। और जो इसकी सरफेस के ऊपर के एरिया है वो बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, वहाँ पर ऑर्बिटल्स बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। और जितने भी इस सरफेस के फर्मी सरफेस के अंदर लाई करते हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। और जो हमारे पास ये स्पेस है इसको हम के स्पेस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो फर्मी सफ़ियर के ऊपर तब क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास तब क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जब in the absence of electric field the Fermi sphere is centered at the origin as shown in the figure। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है तो हमारा जो फर्मी स्फीयर होता है वो ओरिजिन के ऊपर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और हमें पता है कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं अंडर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शंस के अंदर, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो जो उनकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे और उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई उनकी वेलोसिटी नहीं होगी। दैट्स हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो ज़ीरो आएगी। उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो ज़ीरो आएगी। हम कहेंगे कि जो हमारे पास करंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो हमारे पास जो करंट होगा वो भी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़ीरो होगी। जो हमारा फर्मी स्फीयर होगा वो ओरिजिन पर ही लाई करेगा। इसके बरक्स जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाएगी और वो अपने डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले आएंगे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द अपोजिट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वट एवर। लेकिन उनकी डायरेक्शन थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, और जैसे उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई होगी तो वो जो है ना उस टाइम पर हमारा जो फर्मी स्फीयर होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो वेव वेक्टर होता है वो कैसे चेंज होता है। हम अपने वेव वेक्टर को की चेंज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम एट द एंड करंट डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है, जो हमारा वेव वेक्टर होता है वो रिलेटेड होता है विद द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल थ्रू द रिलेशन p इज़ इक्वल टू एच काट के, वेयर p इज़ द मोमेंटम जिसको हम एम वी कहेंगे, और एच काट हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे, और k हमारे पास वेव वेक्टर है। और जैसे कि हमें पता है कि जो फोर्स होती है हमारे पास वो चेंज इन मोमेंटम होती है, f इज़ इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो जब हम p की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे h कट के तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा f इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई डी टी इंटू एच कट के। जैसे कि हमें पता है कि एच कट एक कांस्टेंट है तो हम उसको डेरिवेटिव से बाहर ले आएंगे और हमारे पास अंदर सिर्फ बच जाएगा डी के डिवाइडेड बाई डी टी वेयर के इज़ टाइम डिपेंडेंट। हमारे पास रिलेशन आ जाएगा f इज़ इक्वल टू एच कट डी के डिवाइडेड बाई डी टी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन द चार्ज E इज़, और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास एक सिंगल चार्ज होता है उसके ऊपर हमारे पास फोर्स होती है, F इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, वेयर कैपिटल ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड माइनस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है F इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई।
और जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो है f इज़ इक्वल टू एच का डी के डिवाइडेड बाई डी टी, और इक्वेशन 2 है हमारे पास f इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई। जब हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई कैपिटल ई इज़ इक्वल टू एच कट डी के डिवाइडेड बाई डी टी। एच कट को उठा के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एच कट इज़ इक्वल टू डी के डिवाइडेड बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ज़ीरो टू टी। ज़ीरो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन, जो कि पहले था जहाँ पर हमारा फर्मी स्फीयर ओरिजिन पर था, और उसके बाद हमने टी टेम्परेचर तक उसको इंटीग्रेट करना है। टी टेम्परेचर एक हमारे पास फाइनाइट टेम्परेचर है जो कि 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर टी तक तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जब हम उसका क्या नाम है इंटीग्रेशन लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आखिर में रिज़ल्ट निकलेगा ये आप देख सकते हैं। जब हम इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट निकलेगा के टी माइनस के ज़ीरो। के टी हमारे पास अप लिमिट है और ज़ीरो हमारे पास डाउन लिमिट है। सो हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के टी माइनस के ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाई एच काट। राइट हैंड साइड पर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो अप लिमिट होगी वो तो आ जाएगी माइनस ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाई एच काट, लेकिन हमारे पास जो प्लस के बाद सेकंड टर्म आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टी को हमने ज़ीरो पुट करना है, सो हमारे पास सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो सिंपली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा के, जहाँ पर हम के टी माइनस के ज़ीरो को डेल्टा के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा के इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाई एच काट। एच काट को उठा के उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच काट डेल्टा के इज़ इक्वल टू माइनस ई टी डिवाइडेड बाई एच काट। द अबव इक्वेशन गिव्स द चेंज इन वेव वेक्टर के। सो जब हमारे पास हमने लिखा हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन क्लासिकल मोमेंटम है वो और फर्मी स्फीयर का जो मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्मी स्फीयर का मोमेंटम है वो तो है एच काट के, और उसके बाद जो हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम है वो होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो हम जब इन दोनों को रिलेट करेंगे, इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई इज़ इक्वल टू एच काट डेल्टा के इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टी। सिंपली मास को उठा के उस साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू माइनस ई टी डिवाइडेड बाई एम, और एक हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू एच का डेल्टा के डिवाइडेड बाई एम। सो अब हमारे पास रिलेशन आ गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि है वी डी इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पर हमारे पास हमने पुट किया है टी इज़ इक्वल टू टॉ। तो टॉ हमारे पास होता है कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फर्मी स्फीयर। सो हम जो हमारा जो टी है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे टॉ एफ, वे टॉ इज़ द कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है वो बन जाएगा वी डी इज़ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टॉ एफ डिवाइडेड बाई एम। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पहले केस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो हमारे पास जो फर्मी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेंडमली मूव कर रहे थे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे पास जो फर्मी स्फीयर था वो ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा था। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन को मॉडिफाई किया और फर्मी स्फीयर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब होना तो यूँ चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके साथ हमारा फर्मी स्फीयर कंटिन्यूसली मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो हमारा जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आगे जाके रेजिस्टेंस उनको फील होगी, और वो रेजिस्टेंस होगी फोनॉन्स की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से और लैटिस इम्परफेक्शंस की वजह से। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर आयन के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो हमारे पास जो फर्मी स्फीयर है उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी। सो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हम लोग ये समझ रहे थे कि हमारा जो फर्मी स्फीयर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यूसली। वैसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिशन फील करेंगे, रेजिस्टेंस फील करेंगे आफ्टर कोलिजन विद आयंस। सो जो हमारे पास फर्मी स्फीयर होगा उसकी स्पीड में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फर्मी स्फीयर है उसकी स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो
अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होती है वो होती है J इज़ इक्वल टू माइनस एन ई वी डी, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज़ द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड J इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी। यहाँ पर जो हमने सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पुट करना वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये अबव रिलेशन बन जाएगा J इज़ इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। वी डी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा J इज़ इक्वल टू एन ई स्केयर ई टॉ एफ डिवाइडेड बाई एम। द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज़ गिवन बाय इज़ ऑल्सो गिवन बाय, हमारे पास जो दूसरा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी का वो होता है J इज़ इक्वल टू रो ई। जब अब हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के, एक हमारे पास है एन ई स्केयर कैपिटल ई टॉ एफ डिवाइडेड बाई एम और दूसरा है रो ई। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एन ई स्केयर ई टॉ एफ डिवाइडेड बाई एम इज़ इक्वल टू रो ई। हम देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों साइड पर है तो वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा एन ई स्केयर टॉ एफ डिवाइडेड बाई एम इज़ इक्वल टू रो। अब जो हमारे पास पहले आप समझते थे कि हमारे पास जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेंगे और वो मूव करेंगे विद स्लो स्पीड वी डी, जैसा कि नहीं हुआ। हमें ये पता चला है कि हमारे पास जो सिर्फ बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं और वो काफ़ी हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। जो हमारे पास करंट डेंसिटी का रिलेशन आया है ना वो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली सेम ही आया, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये आ गया कि जो हमारे पास टॉ है जो कि कोलिजन टाइम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो गया है। पहले हमारे पास टॉ होता था और अभी हमने इसको चेंज करके टॉ एफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली ये डिफरेंस आ गया है करंट डेंसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के अंदर। और हमारे पास रिजल्ट्स ये निकले हैं कि क्लासिकली हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे हिस्सा लेते हैं कंडक्टिविटी के अंदर और वो स्लो स्पीड के साथ मूव करते हैं। जो स्लो स्पीड मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि हमारे पास जो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और वो काफ़ी हाई स्पीड पर मूव करते हैं। ये था हमारे लिए हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।